नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर भी हम प्रश्नावली 3.5 का ही अध्ययन करेंगे। पीछे 3 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाने, यानी कि ये समस्या दे रखी है। चौथा है, चौथे के 3-4 प्रश्न और है। तो ये समस्या है, इन समस्याओं के रेखिक समीकरण क्या बनाने, युग्म बनाने और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो आप क्या समझेंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण के अंदर बीजगणितीय विधियों के अंदर हमने कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, ये आपके 3 विधियां दे रखी है आपके बीजगणित की, और एक विधि दे रखी है ग्राफी आलेखी विधि। तो बीज गणित की तीनों विधियों में से जो भी विधि आपको अच्छी लगे उससे आप प्रश्न को हल कर सकते हो। अब सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे प्रश्न पढ़ने के बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ध्यान से पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। एक छात्रावास के मासिक व्यय यानी 1 महीने का व्यय का 1 भाग नियत है, फिक्स कर रखा है। पीछे ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, ध्यान रखना। तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। देखो शर्त क्या है, पहले चलो पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और छात्रावास में कितने रुपए जमा करवाता है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी क्या है, बी नाम का कोई विद्यार्थी है, उसको 26 दिन के भोजन का छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या करना है, आपको ज्ञात करना। आई बात समझ में। अब एक बार पुनः प्रश्न की परिभाषा को समझते हैं। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि एक छात्रावास है, उसके मासिक व्यय का मतलब जो महीने का व्यय है ना, उसका 1 भाग नियत कर रखा, फिक्स कर रखा। चाहे महीने में वो 20 दिन रह रहा है, चाहे वो 26 दिन रह रहा है, 1 भाग क्या है, नियत है। और शेष किस पर निर्भर करता है कि वो छात्र कितने दिन भोजन लिया है, छात्रावास में छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। अब पहली शर्त के रूप में हमारा प्रश्न क्या बनता है कि ए नाम का कोई विद्यार्थी है, ए नाम का कोई विद्यार्थी है, वो छात्रावास में कितने दिन, 20 दिन भोजन करता है और 20 दिन के भोजन का वो 1000 रुपए जमा करवाता है। कितना रुपए, 1000 रुपए जमा करवाता है। और इसी तरह छात्रावास में एक बी नाम का विद्यार्थी है, वो 26 दिन के भोजन का कितने रुपए जमा करवाता है, 1180 रुपए जमा करवाता है। तो इसी के माध्यम से हमारी क्या बनेगी, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म बनेगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना क्या है, कंडीशन तो 2 आ गई, ठीक है, यहां तक आप प्रश्न को समझ भी गए होंगे। अभी इसको हल कर लेंगे, परंतु इसके अंदर एक बात और क्या याद रखनी है, नियत भाग है। कौन सा भाग, 1 भाग नियत है। तो आप 20 दिन का 1000 रुपए है, इसका मतलब ये हो गया नियत भाग प्लस 20 दिन, ये दोनों शामिल है। इन दोनों का क्या है, 1000 रुपए है। ये ओनली फॉर 20 दिन का 1000 रुपए नहीं है, इसमें एक नियत भाग भी शामिल है। कौन सा भाग शामिल है, नियत भाग। और इसी तरह 26 दिन वाले में भी क्या है, नियत भाग और प्लस 26 दिन है, प्लस के 26 दिन, नियत भाग और 26 दिन दोनों को मिला के कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 1180 रुपए। एक तरह से मानो तो आपकी ये पहली रेखिक समीकरण बन गई और ये दूसरी रेखिक समीकरण बन गई। आइए प्रश्न को यहां बोर्ड पे हल करते हैं। देखो जो चीज ज्ञात करनी है उसको मान लेंगे, एक नियत व्यय करना है और एक प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, माना नियत व्यय बराबर क्या कर लेंगे, x रुपए। कितने रुपए, x रुपए। अब आप मुझे ये बताओ और क्या ज्ञात करना है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो क्या लिखेंगे, माना प्रतिदिन, या एक दिन भी लिख सकते हो, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। बताओ क्या मानेंगे, y मान लो, क्या मान लो, y रुपए मान लो।
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कंडीशन नंबर पहली आपकी ये है, क्या दे रखा है कि ए विद्यार्थी, या सीधा लिख सकते हो एक विद्यार्थी ए, पहली कंडीशन में कितने दिन है, एक विद्यार्थी ए 20 दिन का, या आप ऐसे लिख लो लाइन के रूप में कि जो आपका ए नाम का विद्यार्थी है वो 20 दिन के भोजन का कितने रुपए जमा करवाता है, 1000 रुपए। तो आप इसको थोड़ा घुमा के ऐसे लिख लो कि एक विद्यार्थी ए के 20 दिन, एक विद्यार्थी ए के 20 दिन का वे। अब भोजन वगैरह सारा लिखना जरूर नहीं, प्रश्न में दे रखा, आप इस पर समझ गए होंगे कि एक जो विद्यार्थी है ए नाम का, उसके 20 दिन का व्यय कितना आ रहा है छात्रावास का, 1000 रुपये। कितने रुपए, 1000 रुपये। आई बात समझ में। अब मैंने पहले ही बता दिया कि ये 20 दिन का व्यय है 1000 रुपये, मतलब इसमें नियत भाग भी शामिल है। तो यहाँ पे दोबारा क्या लिखेंगे, नियत भाग प्लस 20 दिन का व्यय, प्लस 20 दिन का व्यय कितना है, 1000 रुपये। अब देखो नियत भाग हमने क्या माना है, x रुपये, ठीक है। एक दिन का यानी प्रतिदिन, यानी एक होता है, प्रतिदिन का मतलब एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए है। यहाँ कितने दिन है, 20 दिन, तो कितने y हो जाएंगे, 20 y हो जाएंगे, और बराबर कितने रुपए आ जाएंगे, 1000 रुपये। आई बात समझ में। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी बन गई, ये समीकरण नंबर बन गई आपकी 1। अब स्थिति नंबर 2, कंडीशन नंबर सेकंड कैसे समझोगे, वही बात कि बी नाम का विद्यार्थी है, 26 दिन का छात्रावास को 1180 रुपये जमा करवाता है। इसका मतलब भी क्या हुआ, 26 दिन का मतलब हुआ इसमें नियत भाग भी क्या है शामिल, ये नियत, ये फिक्स रेट है, फिक्स व्यय है, वो शामिल है इसमें। तो नियत भाग प्लस 26 दिन का व्यय बराबर कितने होंगे, 1180 रुपये होंगे। यानी ये ओनली फॉर 26 दिन का 1180 रुपये नहीं है, इसमें 26 दिन के साथ में क्या जोड़ रखा है, नियत व्यय भी जोड़ रखा है, नियत भाग भी जोड़ रखा है। तो क्या लिखेंगे दोबारा, एक विद्यार्थी लिख दो या सीधा लिख दो, बी विद्यार्थी के देखो एग्जाम के अंदर ऐसा कोई जरूर नहीं कि आप ऐसा याद रखो कि गुरुजी ने एक विद्यार्थी ऐसा लिखा, कोई जरूरत नहीं। आप लिख दो ए के 20 दिन, ए विद्यार्थी के 20 दिन का व्यय, या एक विद्यार्थी ए के 20, एक ही बात है। तो यहां देखो चेंज करके जैसे लिख रहा हूं, बी विद्यार्थी के कितने दिन है, हाँ, बी विद्यार्थी के 26 दिन का व्यय, 26 दिन का व्यय। बताओ 26 दिन का व्यय कितना है, 1180 रुपये। कितने रुपए है, 1180 रुपये। अब मैंने पहले ही बता दिया है ये 26 दिन का व्यय है, इसमें प्रश्न में स्पष्ट दे रखा है नियत भाग भी शामिल है। तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, पीछे प्रश्न ऐसा कर चुके, 2 प्रश्न कर चुके हम ऐसे, ध्यान रखना। नियत भाग, कौन सा भाग, नियत भाग प्लस कितने दिन का, 26 दिन का व्यय, 26 दिन का। बताओ कितना है, 1180, 1180। अब समीकरण कैसे बनाओगे, नियत भाग को हमने क्या माना है, x, ये लो x। एक दिन का भोजन का मूल्य कितना, y माना है, 26 दिन का व्यय कितना हो जाएगा, 26 को y से गुणा करेंगे 26 y हो जाएंगे, और बराबर कितना है, 1180 है। कितना है, 1180। ये आपकी समीकरण कौन सी बन गई, दूसरी बन गई। इसको साफ करता हूं। देखो 2 समीकरण बन चुकी है। अब आप इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हो, आपके मन में जो अच्छी विधि लगे उससे आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो आप किस विधि से इस प्रश्न को हल करना चाहोगे, आप इस प्रश्न को किस विधि से हल करना चाहोगे, किसी भी विधि से हल कर सकते हो, प्रतिस्थापन से कर सकते हो, वज्रकोण से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। तो इधर देखो इसको हल करते हैं, बताओ कौन सी विधि से हल करें, विलोपन से कर ले, प्रतिस्थापन तो बड़ी विधि है, या तो इसको विलोपन से कर लो या वज्रगुणन से कर लो, क्योंकि पहले ही प्रश्न बड़ा जा रहा है और बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं। स्पष्ट क्या बोला है, बीजगणितीय विधि से।
अब बीजगणित की तीनों विधियों में से कोई सी विधि उठा के कर सकते हो। जैसे हम यहाँ विलोपन विधि से करते हैं, आगे वाला प्रश्न किसी और विधि से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजगणित की विधि बोला ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा आप ले लो समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से इसको विलोपन विधि से करेंगे। किस विधि से? विलोपन से। देखो x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। आज बात समझ में? विलोपन विधि के अंदर या तो x को बराबर करते हैं या y को बराबर करते हैं। यहां पर x पहले से ही बराबर है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा इसको घटा देंगे। देखो चिन्ह बदलो, एक मेरी बात सुनो। देखो जैसे यहाँ प्लस का होता है या माइनस का होता है तो हम चिन्ह नहीं बदलते, सीधा क्या लिख देते? जोड़ने पर। और यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। यानी ये चिन्ह बदल दो, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। ये x प्लस का और ये x माइनस का, ये तो गया कट गया। अब माइनस का कितना है? 26y और प्लस का कितना है? 20y। तो माइनस के कितने बच गए? माइनस के बच गए आपके 6y बराबर ये 1180 किसका है? माइनस का। बड़ी संख्या माइनस की है। यस, वैसे माइनस जितनी भी संख्या माइनस की बड़ी होती है उतनी क्या कहलाती है? छोटी कहलाती है। पर तो हम ये समझ लेते हैं 1180 में से 1000 गया, यानी कितने बचे? 180 बचे। आप ये बताओ किस में से घटा है? 1180 में से। 1180 के आगे चिन्ह किसका? माइनस का। हमने भी लगाया माइनस का। अब आप माइनस से माइनस इसको काट सकते हो, कट गया। अब इसको आगे करता हूं, अब इसको आगे करो। 6y बराबर 180 है, 6y बराबर 180 है तो 1y बराबर कितना होगा? 180 के अंदर हम 60 का क्या लगा देंगे? सॉरी 6 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 × 18, यानी कि y का मान कितना आ गया? 30 आ गया। आपको पता है कि अगर एक चर का मान आ जाए तो उस चर के मान को हम किसी भी समीकरण के अंदर रख के दूसरे चर का मान प्राप्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस y के मान को उठा के 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? y का मान। देखो बीजगणितीय विधि बोला है, मैं आपको हाँ प्यारे इधर देखो, हाँ लाइट जाने की वजह से। y का मान किस में रखो? y का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में रखने पर। 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, जिसमें अच्छी लगे वो उसमें रख दो। कितनी है? 2 ही है। x प्लस 20y बराबर 1000। x का x 20, y के स्थान पर 30 और बराबर 1000। तो ये x प्लस 2 तिया कितने? 6 और डबल 0 पीछे लगा दो और बराबर कितना है? 1000। मान किसका ज्ञात करना है? x। तो x को छोड़ दो इधर ही, बराबर पहले से कितना पड़ा है? 1000। ये प्लस का 600 इधर आएगा, किसका 600 हो जाएगा? माइनस का 600 हो जाएगा। तो x बराबर ये आपके कितने आ गए? 400 रुपये आ गए। कितने आ गए? 400 रुपये आ गए। अब देखो, अब प्रश्न के अंदर जो बात बोल रखी थी हम उस बात को अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। कैसे? या समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? नियत व्यय यानी फिक्स व्यय कितना था? 400 रुपये था। नियत व्यय हमने क्या माना? x का मान कितना है? 400। और एक दिन के भोजन का मूल्य कितना था? 30। देखो एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो क्या लिखूंगा? अतः नियत व्यय बराबर कितना? x माना, x का मान कितना? 400। तो ये लिख दो 400 रुपये। आई बात समझ में? और इसी तरह प्रतिदिन का व्यय क्या माना था? y, और y का मान कितना? 300। कितना? सॉरी कितना? 30। तो ये आ गए 30 रुपये। अब मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो, पहले वाला छात्र कितने दिन? 20 दिन। मेरी बात सुनो, पहले वाला छात्र कितने दिन? 20 दिन। अब मेरे को ये बताओ आप, 20 दिन के ए विद्यार्थी था, उसको 20 दिन के कितने रुपए ले रहे हैं? 1000 रुपए ले रहे हैं। अपने हिसाब से कितने होते हैं? अभी जोड़ के चेक करते हैं। इधर देखो
कितने दिन? 20 दिन। एक दिन का व्यय कितना आया? 30 रुपये। तो गुणा करेंगे तो कितने आ गए हमारे पास? 600 रुपये आ गए। कितने आ गए? 600। तो ये 600 हुए, 1000 होने चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ा है? बताओ क्या जोड़ा है? नियत व्यय जोड़ा है। आई बात समझ में? तो मैं समीकरण के रूप में लिखूं कि x + 20y और बराबर 1000 रुपये। तो x का मान 400 आ गया प्लस 20 और y को किससे गुणा कर दूं? 20 को किससे गुणा कर दूं? 30 से। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? ये भी 1000 हो जाएगा और ये भी बराबर 1000 हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ समझ में आई क्या? यस। इधर देखो एक बार और समझो आप ऐसे। प्रश्न तो अपना हो गया बिल्कुल। देखो दूसरे छात्र की बात कर लेते हैं। जैसे वो कितने दिन रहा? 26। कितने दिन रहा? 26। और एक दिन का कितना? 30। तो ये 0 0 यानी गुणा कर लो सीधी। 6 18 हासिल का 1, 3 2 6 1 7 यानी कि 0 8 और ये 7 यानी कितने रुपए हो रहे हैं? हमारे हिसाब से 780 रुपये हो रहे हैं। तो इसमें नियत व्यय कितना है हमारे पास? 400 भी साथ में जोड़ने पड़ेंगे। तो 0 8 और 7 4 11। आई बात समझ में? तो ये ऐसे हुआ, यानी कि एक दिन का 30 रुपये और नियत व्यय कितने? 400। जितने दिन रहेगा उतना तो जोड़ना ही जोड़ना, साथ में 400 रुपये और जोड़ना। आई बात समझ में? तो यहाँ तक इस प्रश्न को उतारो और ये नहीं उतारना है। उतारो इसे, फिर अगला प्रश्न करते हैं। हाँ उतारा ये प्रश्न। इधर देखो देखो एक बार पहले प्रश्न पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। शर्त दे रखी है कि कोई भिन्न है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। 1/3 कब होती है? जब उसके अंश से कितना घटाया जाता है? 1 घटाया जाता है। पहली कंडीशन यहां तक हुई समाप्त। दूसरा, और वह 1/4 हो जाती। कौन? भिन्न। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो इधर देखो, पहले मैं आपको ये बताता हूं, आपको भिन्न पता है क्या? नहीं। तो भिन्न अंश बटे हर होती है। तो न तो आपको अंश पता है और न आपको हर। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? मान लेंगे। जैसे मैंने इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया? y मान लिया। अब पहली शर्त में क्या दे रखा है कि भिन्न 1/3 हो जाती हैं। कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता। तो अंश बटे हर, अंश से 1 घटाया जाता है, ये ऐसे हो जाएगा और इसको वज्र कोणा कर लेंगे। ये पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी? देखो ये वाले प्रश्न आपको हार्ड नहीं लगने से, बहुत सारे प्रश्न ऐसे कर चुके हम। दूसरी कंडीशन जो आपकी भिन्न है अंश बटे हर, वो 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता। तो अंश बटे हर, ये हर में कितना जोड़ा? 8। ये आपकी दूसरी कंडीशन होगी। इसको ऐसे वज्र गुणा कर लेंगे, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। यानी कि 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। आई बात समझ में? हाँ इसको बाद में साफ करेंगे, पहले समझो। इधर देखो क्या याद करनी? भिन्न। तो जो चीज ज्ञात करनी है उसे सबसे पहले हम मानेंगे। माना अंश, अंश माना अंश क्या मान लेते हैं? x। और इसी तरह माना हर, इसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। यहां तक सबके बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन क्या बनी हमारी? पहली कंडीशन ये बनी है कि प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न होती है अंश बटे हर। भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। अब अंश से 1 घटाया जाता है। ये रहा अंश, और अंश से कितना घटा दो? 1 घटा दो। 1 घटाने पर भिन्न क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। आई बात समझ में? अब इसको वज्र गुणा करेंगे, समीकरण बन जाएगी 1 और इस वाली से समीकरण बन जाएगी 2। तो इधर देखो, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। देखो 3 को x से गुणा करो 3x, 3 को 1 से गुणा करो 3, किसके 3? माइनस के 3 बराबर। y को 1 से गुणा करो कितना y? 1y। अब इसको उधर भेज दो। देखो 3x प्लस का y इधर जाएगा माइनस का y और माइनस का 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। आई बात समझ में? अब कंडीशन नंबर लेते हैं दूसरी। ये बहुत सरल प्रश्न, देखो ये किसी को हार्ड नहीं लगाना चाहिए। दूसरी कंडीशन के रूप में क्या दे रखा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ेंगे। तो ये अंश बटे हर, भिन्न में
अंश का बोला या हर का बोला। हर में कितना जोड़ेंगे 8, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो वही बात हम यहाँ लिख देते हैं, भिन्न होती है आपकी अंश बटे हर। हर में कितने जोड़ने की बात हो रही है 8, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये हमें प्रश्न कह रहा है, आई बात समझ में। अब इसको क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है। x को 4 से करो 4x और इसको 1 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y और प्लस का कितना लिख देते हैं, y प्लस लिख देते हैं 8। अब इसका पक्षांतर कर दो, जैसे देखो 4x माइनस का y और माइनस का 8 और बराबर क्या आ गया 0 आ गया। आई बात समझ में। तो इधर देखो हमारे पास समीकरण ये हो गई दूसरी। अब इसको भी हम आसान रहेगा, विलोपन विधि से कर लेते हैं फटाक से प्रश्न। आप बाकी आप चाहे किसी विधि से करो, कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इस प्रश्न को प्रत्येक विधि से कर सकते हो, ग्राफी विधि से लेके प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, चारों विधियों से कर सकते हो। तो मैं इसको विलोपन से करूंगा, सरल रहेगा, ठीक है। अब देखो विलोपन से करने के लिए या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो। देखो यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो x तो बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ y है और यहाँ भी y है, दोनों बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। आई बात समझ में। यस, 1 व 2 से। अब लिखो, पहले 1 को लिखेंगे 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर 0, बराबर 0। और इधर भी ले लो 4x माइनस का y और माइनस का 8 बराबर 0। देखो एक बात समझो, बराबर है ना, ये बराबर है। अगर यहाँ भी y माइनस का, यहाँ भी माइनस का, अगर यहाँ प्लस का होता तो क्या करते, तो चिन्ह नहीं बदलते, यानी सीधा क्या लिख देते, यहाँ पे लिख के भी देखो एक बात ऐसे समझो, दोनों माइनस की है तो चिन्ह बदलेंगे तभी घटेगा, यानी घटाएंगे। और उसमें आप सीधा क्या लिख सकते हो, जोड़ सकते हैं। जैसे ये प्लस का होता तो सीधा लिख देते जोड़ने पर, नहीं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, घटाने पर। घटाने पर मतलब सबके चिन्ह बदल दो, यहाँ माइनस हो गया प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया, तो कटेगा कौन सा, ये वाला तो गया पूरा कट। तो बच्चा क्या, 4x में से 3x गए, 1x किसका, माइनस का 1x, और ये पूरा कट गया। तो ये प्लस का 8 माइनस का 3 घटाओगे कितना, प्लस का 5 और बराबर क्या आ गया 0। अब इसको आगे इधर हल कर लेते हैं। इधर देखो माइनस का गई लाइट भाई, हाँ इधर देखो, हाँ भाई लाइट जा रही है, आज इतना ही पढ़ेंगे। ये इस प्रश्न को पूरा कर लेते हैं जल्दी से। हाँ लाइट की समस्या चल रही है। इधर देखो कहाँ तक कर लिया था हमने अभी इसको, हाँ माइनस का x प्लस का 5 है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, ये माइनस के x को इधर ही रख लो, रख लिया, बराबर पहले से कितना पड़ा है 0 पड़ा है। ये प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का मान कितना रह जाएगा, x का मान रह जाएगा आपके 5। यहाँ तक हो गया। अब x का मान आ गया, किसका मान लाना है, y का मान लाना। तो क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण में रखेंगे, किसी समीकरण में रख दो, पहली दूसरी, जैसे पहली में रख देते हैं x का मान, किसका मान, x का मान, समीकरण नंबर कौन सी, x का मान समीकरण नंबर 1 में, किसमें 1 में रखने पर, एक कौन सी है, ये वाली 3x माइनस का y माइनस का 3 और बराबर 0। अब देखो 3 का 3 x के स्थान पर कितना रखेंगे 5 और माइनस का y और माइनस का 3 बराबर कितना 0। ये हो गया 5 तिया 15 और माइनस का y माइनस का 3 और बराबर 0। अब देखो y को रखेंगे इधर, माइनस का y इधर पड़ा रहने दो, बराबर क्या है 0। ये 15 प्लस का इधर गया, किसका हो गया माइनस का 15, ये प्लस का 3 इधर आए, सॉरी माइनस का 3 इधर आया, प्लस का 3, तो माइनस का y बराबर, ये माइनस के कितने बच गए 12, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना गया 12। अंश किसे माना था, x को, x का मान कितना 5, हर किसे माना था y को, y का मान कितना 12। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा लिख लो अतः के रूप में, कि अतः अंश बराबर 5 और हर बराबर कितना
12, हर बराबर कितना 12। तो आपकी भिन्न क्या होगी, भिन्न 5/12, भिन्न क्या हो गई 5/12। ये इसका उत्तर आ गया, यानी x का उत्तर ये और y का उत्तर ये। अब देखो थोड़ा चेक करते हैं, क्या बोला था पहले प्रश्न में, भिन्न 1/3 हो जाती है, कब होती है, जब अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश कितना 5, 5 में 1 घटाओ, ऐसे ही बोल रखा है ना, अंश में से 1 घटाओ, और हर कितना आ गया आपके, हर आ गया आपके 12। यस, तो इसको चेक करो, देखो ये कितना हो रहा है 4, और ये कितना हो रहा है यहाँ 12। तो इसको 4 एकम 4, 4 तिया 12, बताओ 1/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या कह रहा है, अंश कितना है 5, हर में क्या करना है, हर कितना है 12, 12 में क्या करना है 8 जोड़ना है। तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है, होती या नहीं होती, चेक करो जब देखो 5 और ये कितना हो गया 20, 20 से कम 20, और कितना हो गया ये 4 पंजे 20, 5 से कम 5 और 4 पंजे कितने हो गए 20, यानी 1 कितना आ गया 4। तो ये पहली कंडीशन वाला आ गया, और दूसरी और ये पहली वाला, आई बात समझ में। तो हमने जो उत्तर x और y के निकाले थे, दोनों के दोनों क्या है सही। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट की वजह से परेशानी हो रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, उतारो इसे।